फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के टॉप 40 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में ही देख चुके होंगे कि इस वीडियो में पर्यावरण के टॉप 40 क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस स्टार्ट है, उसके साथ साथ हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारे वीडियो आसानी से देख सकते हैं और हमारे चैनल में जा करके भी आप वीडियो सारे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप बिना किसी तरह के स्टार्ट करते हैं। जो कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पर्यावरण, मतलब इन्वायरमेंट के टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अब पर्यावरण क्या होता है, तो पर्यावरण क्या होता है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पर्यावरण क्या होता है। तो जो फ्रेंड्स क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं उसका आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि पर्यावरण के 3 घटकों में से किसे एक प्रमुख घटक के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण के 3 घटक हैं, पर इसमें से कौन सा घटक है जो पर्यावरण में शामिल नहीं किया जाता है। किसमें से, ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कोई एक घटक है, तो वो बताना है कि ये कौन सा है ऑप्शन जो पर्यावरण में शामिल नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो भौतिक पर्यावरण है ये पर्यावरण में शामिल नहीं किया जाता। जो वैसे भौतिक दे दिया गया कि भौतिक पर्यावरण, तो बिल्कुल नहीं, ये पर्यावरण के 3 घटकों में से नहीं है। तो 3 घटक कौन कौन है, जैविक, अजैविक और ऊर्जा संघटक। ये क्या है, पर्यावरण के 3 घटक हैं। और भौतिक इसमें क्या है, भौतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रमुख घटक के रूप में शामिल नहीं किया जाता है, तो किसे नहीं किया जाता है, भौतिक को शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से हमें और एक बात क्लियर हो जा रही है कि पर्यावरण के 3 घटक। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन जितना ही ध्यान से पढ़ेंगे उसका आंसर उतना ही जल्दी आपको मिल जाएगा और क्वेश्चन से भी आपको सीखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके पहले आपको क्या करना होगा, टॉपिक को पढ़ना होगा। यदि आप टॉपिक पढ़े हैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण के 3 घटक कौन कौन से होंगे, जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठन। और कौन सा घटक नहीं है पर्यावरण का, तो भौतिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक तत्वों की परस्पर क्रियाशीलता से किसकी रचना होती है। देखिए फ्रेंड्स, जैविक और अजैविक ये तो पर्यावरण के घटक है, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परस्पर क्रियाशीलता से किसकी रचना होती है। जब जैविक और अजैविक के तत्व परस्पर कार्य करते रहते हैं तो किसकी रचना होती है, तो फ्रेंड्स होती है पारिस्थितिकी तंत्र की। किसकी होती है, पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो पारिस्थितिकी जो शब्द है ये पर्यावरण से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा शब्द है, बहुत ही बार बार प्रयोग किया जाने वाला पारिस्थितिकी शब्द है। तो फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो किए थे अर्नेस्ट हैकल। किसने किए थे, अर्नेस्ट हैकल जी ने पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर्यावरण विद ने किया था। अब ये बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर्यावरण विद ने किया था। अभी तक यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ पारिस्थितिकी की, और यहाँ पर क्या बात हो रही, पारिस्थितिकी तंत्र। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन इसीलिए आपको बोले हैं कि बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अब यहाँ पर बात है कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर्यावरणविद ने किया था, तो इसका प्रयोग सबसे पहले टांसले ने किया था। किसने किया था, टांसले, जैसा कि डी ऑप्शन लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर है टांसले। नेक्स्ट है, लोमड़ी व एवं मेढक को किस श्रेणी के उपभोक्ता वर्ग में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, लोमड़ी जैसा कि आप जानते हैं, लोमड़ी एवं मेढक से बिल्कुल परिचित है, तो इनको कौन सी श्रेणी में रखा गया है, कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता हैं ये, तो ये है द्वितीयक उपभोक्ता। जी हाँ दोस्तों, कौन है द्वितीयक, मतलब क्या है कि ये द्वितीयक क्यों सही है, इसलिए कि ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अपना पेट भरने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे लोमड़ी घास चरेगी, रोटी खाएगी, कुछ भी खाएगी, तो वो अपने से तो बनाती नहीं है, और अपने से भी बनाएगी तब भी दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, क्या है, लोमड़ी और मेढक क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक या मृत जीवी जीव है जो पोषण हेतु मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं।
तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। जब क्वेश्चन ऐसा लंबा पूछा जाए ना तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक या मृत जीवी जीव है। अपघटक या मृत जीवी जीव है मतलब मरे हुए जीव को खाता है, उसे जो जीव मरे हुए जीव को, सड़ी गली चीज को खाता है उसे मृत जीवी कहते हैं या अपघटक कहते हैं। ये बात क्लियर। उसकी आगे, जो पोषण हेतु मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पोषण लेने के लिए क्या करते हैं, वही बात आगे आ गई कि पोषण हेतु मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, मतलब जो मरी हुई चीज होती है, सड़ी गली चीज होती है, उस पर निर्भर रहते हैं पोषण लेने के लिए, खुद का पेट भरने के लिए। तो फ्रेंड्स ये कौन है, तो ये है फ्रेंड्स कवक। पूछा जा रहा है कि वो कौन है जो अपघटक या मृत जीवी जीव है और अपने पोषण हेतु मरे हुए चीजों को कार्बन पदार्थ पर निर्भर रहता है। तो फ्रेंड्स वो है कवक। कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, कवक फंगाई जिसे इंग्लिश में कहते हैं। यदि आप कवक ना जानते हो तो हम आपको बता रहे हैं कि कवक क्या है। जैसे आप अपने घर में आज रोटी रख दिए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे, आज अपने घर पर आप रोटी रख दी, उसको 1 हफ्ते बाद, 5 दिन बाद, 4 दिन बाद देखते हैं तो रोटी पर क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद सा पड़ा दिखता है, आपको दिखता है, तो बिल्कुल वही कवक है। वो क्या है, कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में उपस्थित जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स किसी क्षेत्र में उपस्थित जीवों की विभिन्न प्रजातियां, जैसा क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना क्योंकि पर्यावरण के क्वेश्चन है, इसको तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में उपस्थित जीव, किसी क्षेत्र में बहुत सारे जीव उपस्थित हैं और विभिन्न प्रजाति हैं, बहुत प्रजातियां, एक ही तरह की नहीं है, कई तरह की प्रजातियां हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, ये पूछा जा रहा है। तो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है, जैव विविधता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे क्षेत्र जहां जैव विविधता अधिक होती है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैसे क्षेत्र जहां जैव विविधता अधिक होती है, मतलब जैव विविधता का मतलब हमने अभी समझ लिया 7वें क्वेश्चन में कि जहां जिस क्षेत्र में उपस्थित जीवों की विभिन्न प्रजाति होती है उसे जैव विविधता कहते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि वैसे क्षेत्र जहां जैव विविधता अधिक होती है, जैव विविधता अधिक होने का मतलब कि वैसा क्षेत्र जहां पर बहुत सारी प्रजातियां के जीव जंतु हैं एवं ह्रास होने का खतरा भी अधिक होता है, उन क्षेत्र को क्या कहते हैं। ह्रास होने का खतरा मतलब उनके विनाश होने का खतरा भी होता है, तो उन क्षेत्र को क्या कहते हैं, उन क्षेत्र को कहते हैं हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट। तो फ्रेंड्स आप ये हॉट स्पॉट से तो बिल्कुल परिचित होंगे फ्रेंड्स, मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं फ्रेंड्स। यदि आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा हॉट स्पॉट क्या है पर्यावरण में। नेक्स्ट है, जैव विविधता के संबंध में हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो सर्वप्रथम प्रयोग किया है नॉर्मन मायर्स। किसने किया है, नॉर्मन मायर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण जैव विविधता ह्रास के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है। तो जैव विविधता ह्रास के लिए फ्रेंड्स कंटूर कृषि जो है ये जिम्मेदार नहीं मानी जाती है। यदि कहा जाए कि ये जैव विविधता जो कंटूर कृषि है ये विविधता ह्रास के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। यदि जलवायु परिवर्तन की बात की जाए तो ये विविधता ह्रास माना जाता है। जैसे बहुत ठंडी पड़ गई तो काफ़ी मात्रा में क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा ठंडी पड़ गई तो बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है, बहुत से जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। जलवायु परिवर्तन में जैसे बाढ़ आ गई तो विनाश हो जाता है, तो बिल्कुल ये जिम्मेदार है। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि, ये भी जिम्मेदार है फ्रेंड्स। प्राकृतिक आपदा, ये भी तो और भी जिम्मेदार है फ्रेंड्स। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल जिम्मेदार है, इससे बिल्कुल हानि होती है जीव जंतु की। तो इसका जो बी ऑप्शन है कंटूर कृषि ये जिम्मेदार नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो वो क्या है फ्रेंड्स, वन्यजीव अभ्यारण्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, एक स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, जैव विविधता संरक्षण के संबंध में कौन एक पर स्थानीय संरक्षण उपाय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है फ्रेंड्स वनस्पति उद्यान की स्थापना। जैव विविधता संरक्षण के संबंध में कौन एक पर स्थानीय संरक्षण उपाय के अंतर्गत आता है, वनस्पति उद्यान की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सिंग विश्व संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सिंग का मुख्यालय है
इसका मुख्यालय है गलैंड में। कहाँ है? गलैंड में। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। अब आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये गलैंड कहाँ पर है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये गलैंड कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संरक्षण संघ द्वारा संकटग्रस्त जीव जंतुओं पर रेड डाटा बुक्स सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया? तो रेड डाटा बुक्स सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया है? तो ये 1988 में प्रकाशित किया, विश्व संरक्षण संघ द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988, जैसा कि सी ऑप्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, वर्ष 1972 में प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन 1972 में किया गया, और कहाँ पर किया गया? स्टॉकहोम में किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्टॉकहोम। नेक्स्ट है, भारत में बाघों के संरक्षण हेतु किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई? तो फ्रेंड्स भारत में बाघों को बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई, और वो कब की गई? 1973 में की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन 1973। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में लाल पांडा के संरक्षण हेतु लाल पांडा योजना की शुरुआत की गई? तो फ्रेंड्स भारत के किस क्षेत्र में लाल पांडा के संरक्षण हेतु, जो लाल पांडा जानवर है उसकी संरक्षण हेतु लाल पांडा योजना बनाई गई? तो ये कहाँ पर शुरुआत की गई इसकी? तो इसकी शुरुआत की गई है पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, मतलब हिमालय तो उत्तराखंड के बगल में है, तो उत्तराखंड के बगल में जो हिमालय है, तो उसी हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में, जी हाँ दोस्तों, लाल पांडा वहीं पर ज्यादा पाया जाता है। तो इसलिए लाल पांडा की योजना पूर्वी हिमालय क्षेत्र में शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पूर्वी हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति को संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि ये कौन सी वनस्पति है जो संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है, इसके ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता है। यदि कोई संकट आ भी जाए धरातल पर तब भी, तो वो कौन सा है? रोजोफरोरा है। कौन है फ्रेंड्स? रोजोफरोरा एक वनस्पति है, ये संकटग्रस्त श्रेणियों से बाहर है, संकटग्रस्त श्रेणियों में नहीं रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, रोजोफरोरा वनस्पति। तो वनस्पति की बात की जा रही है फ्रेंड्स, आप जानवर पर मत आइएगा, जीव जंतु पर मत आइएगा। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, तो ये रोजोफरोरा है। नेक्स्ट है, किस जानवर को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का आधिकारिक प्रतीक माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो पांडा है, पांडा जानवर है, इसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का आधिकारिक प्रतीक माना जाता है। पांडा, जिसे अभी हमने पढ़ा था, लाल पांडा, इनकी योजना क्या बनाई? इनको संरक्षण करने के लिए लाल पांडा योजना, और कहाँ से शुरू हुई है? पूर्वी हिमालय क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसे क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का आधिकारिक प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप के जल में पाए जाने वाली समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियों में से कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली प्रजाति है? भारतीय उपमहाद्वीप में 5 प्रजातियों के कछुए पाए जाते हैं, मतलब 5 तरह के कछुए पाए जाती हैं। उसमें से एक प्रजाति ऐसी है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, जिसकी प्रजातियों से कछुए सबसे ज्यादा है। तो वो कौन सा है प्रजाति? वो है ओलिव रिडले। कौन है? ओलिव रिडले। इसका डी ऑप्शन सही है। ओलिव रिडले प्रजाति के जो कछुए हैं ये उपमहाद्वीप के जल में सबसे ज्यादा मात्रा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ओलिव रिडले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडे का विशेषण संरक्षण किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसी काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, किस पर्यावरण सम्मेलन के मौके पर जैव विविधता की संधि की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, किस पर्यावरण सम्मेलन, कोई पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन के मौके पर तुरंत ही जैव विविधता की संधि की गई थी। तो वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है रियो सम्मेलन। जो पर्यावरण सम्मेलन का जो रियो सम्मेलन हुआ था, तो उसी रियो सम्मेलन में क्या किया गया था? तुरंत मौके पर जैव विविधता संधि की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन में किया गया था। नेक्स्ट है, सिमलीपाल एवं जैव मंडल क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए फ्रेंड्स, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में है।
तो सिमलीपाल जैव मंडल क्षेत्र कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने बाघ संरक्षण केंद्र स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान की बात की जा रही तो वर्तमान में भारत में 50 संरक्षण केंद्र हैं बाघ के। कितने हैं फ्रेंड्स? 50 है। 50 संरक्षण केंद्र हैं बाघ के इंडिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जा रही है तो ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु अपने साउथ इंडियन का राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, नल सरोवर पक्षी उद्यान का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, नल सरोवर पक्षी उद्यान गुजरात में है। जैसे गिरी नेशनल पार्क गुजरात में, उसी तरह नल सरोवर पक्षी उद्यान भी कहाँ है? गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गुजरात। नेक्स्ट है, तदोवा बाघ संरक्षण स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, तदोवा बाघ संरक्षण किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। तदोवा बाघ संरक्षण है महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए फ्रेंड्स, बाघों की संख्या पूछी जा रही है कि बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है तो कौन से राज्य में है? तो वो है कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है, किस पर्यावरणीय सम्मेलन के पश्चात विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा पर्यावरण सम्मेलन है? उसी सम्मेलन के पश्चात क्या किया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और हम आपको बताते हैं कि पर्यावरण सम्मेलन के कौन सा पर्यावरण सम्मेलन है जिसके बाद पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। तो वो है फ्रेंड्स स्टॉकहोम सम्मेलन। कौन है? स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद ही पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1987 का मॉन्ट्रियल समझौते का संबंध पर्यावरणीय संकट से संबंधित था। तो देखिए फ्रेंड्स, 1987 का मॉन्ट्रियल जो समझौता था उसका संबंध कौन से पर्यावरणीय संकट से संबंधित था? तो वो था फ्रेंड्स ओजोन परत रिक्तीकरण। ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है फ्रेंड्स उससे रिलेटेड है, उससे संबंध है ये पर्यावरण संकट। कौन से समझौते? 1987 का मॉन्ट्रियल समझौता। 1987 का मॉन्ट्रियल समझौता याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार पढ़िएगा, कई बार बोलिएगा, ऐसे बोल कर पढ़िएगा तब चीजें क्लियर होगी। तो फ्रेंड्स कौन सा समझौता है? 1987 का मॉन्ट्रियल समझौता है। इसका संबंध पर्यावरण संकट से कौन से संबंधित है? कौन सा पर्यावरण संकट? ओजोन परत रिक्तीकरण। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किस पर्यावरण सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया जिसमें सतत विकास, संसाधनों के संरक्षण व जल संकट पर व्यापक चर्चा हुई तथा एजेंडा 21 के मसौदे तैयार हुए? तो ये बताना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा है ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से आप उसका आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन भले ये बड़ा लिखा हुआ है पर ये कंफ्यूजन का नहीं है यदि आप समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं तब। क्वेश्चन कह रहा है किस पर्यावरण सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया? पहली बात क्लियर हो गई कि किसी पर्यावरण सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया। दूसरी बात क्या कहा जा रहा है कि जिसमें सतत विकास की बात कही गई, संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई व जल संकट पर व्यापक चर्चा हुई तथा एजेंडा 21 के मसौदे तैयार किए गए। तो फ्रेंड्स बस इतनी छोटी सी बात है, हमें उस पर्यावरण का नाम बताना है, पर्यावरण सम्मेलन का नाम बताना है कि वो कौन सा पर्यावरण सम्मेलन है जिसमें इतनी सारी बात कही गई। पहली बात तो पर्यावरण सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन कहा गया है। दूसरी बात सतत विकास की बात कही गई, संसाधन के संरक्षण की बात कही गई, जल संकट जो आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, उसकी बात कही गई और एजेंडा 21 के मसौदे तैयार किए गए। तो बस क्वेश्चन भले से ही बड़ा है, हमें पढ़ लेना है अच्छे से। यदि हम पढ़ लेते तो उसका आंसर अच्छे से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स वही है रियो सम्मेलन। कौन है? रियो सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है, रियो सम्मेलन में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? रियो सम्मेलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के दौरान पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया? तो देखिए फ्रेंड्स इस सम्मेलन की बात कही गई कि कौन सा पर्यावरण सम्मेलन है जिसके दौरान क्या कहा गया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड कहा गया। तो कौन सा है? कानकुन सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन में कहा गया है ग्रीन क्लाइमेट फंड? कानकुन सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन।
नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में तैयार किया गया कौन सा प्रोटोकॉल प्रभावी माना जाता है। तो प्रोटोकॉल कौन सा है जो प्रभावी माना जाता है, तो वो है फ्रेंड्स क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में यही प्रोटोकॉल प्रभावी माना जाता है। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी इसमें ब्रोंकाइटिस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी ऑप्शन ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट है मीठे जल से में किस रसायन की मात्रा बढ़ने या घुल जाने से मिनीमाता नामक बीमारी होती है। तो मीठे जल में किसी रसायन की मात्रा बढ़ जाने से या घुल जाने से पारा नाम की बीमारी होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है जल में घुला कौन सा रासायनिक पदार्थ ब्लैक फुट बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। जल में घुला कौन सा रासायनिक पदार्थ की बात की जा रही है। जल में वो कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो घुल जाए तो उसके बाद ब्लैक फुट बीमारी हो सकती है। तो वो है आर्सेनिक। कौन सा है? आर्सेनिक। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स ध्वनि प्रदूषण को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैसों में नाइट्रोजन गैस को नहीं रखा जाता है। ग्रीन हाउस गैस आप जानते होंगे कौन कौन सी गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो उसमें नाइट्रोजन को नहीं रखा जाता है। जलवाष्प से सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये रखा जाता है, पर फ्रेंड्स नाइट्रोजन को ग्रीन हाउस गैस में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक तत्व अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स अम्लीय वर्षा जानते हैं आप, क्षार जिसमें क्षारीय पानी होता है, क्षारीय जल होता है, क्षारीय वर्षा अम्लीय मतलब एक तरह से इसको कहा जाता है, समझने के लिए कह दिया जाता है कि जैसे पानी वो पिए जो खट्टा लगे वो अम्लीय जल है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा रासायनिक तत्व है जिसे अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है। तो वो तत्व है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहा जाता है कि ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। मतलब कहने का है, मतलब इसका ये है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इससे जो वर्षा होती है वो वर्षा अम्लीय नहीं होती है। और अम्लीय वर्षा से क्या इफेक्ट पड़ता है? अम्लीय वर्षा से ये इफेक्ट पड़ता है, बारिश हो रही है तो हर जगह हो रही है, हर जगह जल उसका गिरेगा तो बिल्कुल गिरेगा। जैसे आपका घर बहुत कलर में है, रंगा हुआ है, तो अम्लीय वर्षा होगी, बिल्कुल उस पर गिरेगा तो क्या हो जाएगा? कलर जल्दी मिट जाएगा। जैसे कि आपको पता चल गया होगा इस एग्जाम्पल से कि इसी तरीके से ताजमहल का क्या हो रहा है, ताजमहल को नुकसान हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण ही। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वो रंगा हुआ है, बहुत अच्छा है, तो अम्लीय वर्षा होगी तो अम्लीय वर्षा तो वो रंगाई को तो काटते ही चली जाएगी। तो इसका रीजन यही है अम्लीय वर्षा, जो ताजमहल को नुकसान हो रहा है, ताजमहल में जो कमियां पाई जा रही हैं तो वो अम्लीय वर्षा से माना जाता है 99%। तो फ्रेंड्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में उपस्थित रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में स्थित है। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। जैसा कि पहला क्या होता है, धरती के पास क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, और उसी में क्या है, ओजोन परत है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में उपस्थित है? ओजोन परत है समताप मंडल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये थे पर्यावरण के टॉप 40 क्वेश्चन एग्जाम में, जो कि बार बार कुछ पूछे जा रहे थे, इसलिए हमने इन 40 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।